हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत वेलकम है रेक्टेंगुलर प्रोडक्शंस में। फिर से आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ हमारे रीजन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2025 में होने वाली जंग की बात। ये टॉपिक आजकल दुनिया के हर कोने में चर्चा का सबब बन गया है। जंग का सोचना खुद में एक खौफनाक चीज है, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, तो ये सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे ये टेंशन्स बढ़ रही है, किस तरह से ये जंग के दर्जे तक पहुंच गई और किस किस्म के फैक्टर्स इस जंग को बढ़ाने में मददगार है। पार्ट 1, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात नहीं है। ये जंग 1947 से चल रही है, जब दोनों मुल्कों को आज़ादी मिली थी। कश्मीर का मसला दोनों के बीच का सबसे बड़ा और पुराना इशू रहा है। कश्मीर, जो एक डिस्प्यूटेड रीजन है, दोनों मुल्कों का क्लेम है और इसी वजह से दोनों के बीच कई वॉर्स हो चुके हैं। कश्मीर का मसला 2025 तक किस तरह इवॉल्व हुआ? 2019 में इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया था, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा शॉक था। इसके बाद से टेंशन्स और बढ़ गई थी। 2020 और 2021 में कश्मीर में वायलेंस में इजाफा हुआ, जिसका असर न सिर्फ लोकल सिविलियंस पर बल्कि पूरे रीजन के स्टेबिलिटी पर पड़ा। आपको ये भी मालूम होगा कि 2024 में लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) पर मिलिट्री स्कर्मिशेस बढ़ गई थी। हर महीने किसी न किसी मिलिट्री क्लैश की खबर मिलती थी, जो कि ऐसे साइंस दे रहे थे कि जंग सिर्फ एक वक्त की बात है। ये जो मिलिट्री स्कर्मिशेस है, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस को और भी इंटेंस बना दिया था। ये सोचिए, अगर कश्मीर का मसला इस तरह एस्केलेट हो गया तो 2025 तक जंग के होने के चांसेस कितने ज्यादा हो सकते हैं? आपके ख्याल में ये टेंशन किस वजह से बढ़ रही है? पार्ट 2, इंडियाज़ इंटरनल फैक्टर्स एंड इंस्टेबिलिटी। इंडिया की इंटरनल सिचुएशन भी 2025 में बहुत अनस्टेबल हो गई थी। 2024 में फार्मर्स प्रोटेस्ट्स ने इंडिया की पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिलाकर रख दिया था। फार्मर्स ने गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट हर शहर, हर राज्य में फैल गए थे, जिसमें बहुत सी सिविलियन लाइव्स अफेक्ट हुई थी। इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी। 2023 तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गई थी और 2024 में ये डिक्लाइन और ज़्यादा हो गई थी। लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल स्ट्रेस था, जो एक अनस्टेबल सिचुएशन को क्रिएट कर रहा था। क्या आप ये समझते हैं कि इंडिया की इंटरनल इंस्टेबिलिटी ने उनकी फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को इम्पैक्ट किया? ये डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि मिलिट्री टेंशन्स पर भी अफेक्ट कर रही थी। जब इंडिया का इंटरनल एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स था, तो पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। आपको याद होगा कि जब इंटरनल टेंशन्स बढ़ती हैं, तो वो कंट्री के मिलिट्री डिसीजंस पर भी असर डालती है। क्या आपको लगता है कि इंटरनल इंस्टेबिलिटी के वजह से इंडिया का रिएक्शन पाकिस्तान के साथ वॉर में अलग हो सकता है? आप अपनी थॉट्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। पार्ट 3, एस्केलेशन टू वॉर इन फरवरी 2025। आज हम बात करते हैं अस फेस के बारे में। जब 2025 में ये टेंशन्स जंग तक पहुंच गई थी, फरवरी 2025 में एक बड़ा मिलिट्री क्लैश शुरू होता है, जो कि न सिर्फ मिलिट्री एक्शन तक सिमट कर रहता है बल्कि साइबर अटैक्स और एयर स्ट्राइक्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ये फरवरी में किस तरह से एस्केलेट हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया के बीच एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल एक्सचेंजेस और साइबर अटैक्स ने सिचुएशन को पूरी तरह से डेंजरस बना दिया। ये एयर स्ट्राइक्स ऐसे वक्त में हुई थी जब दोनों मुल्कों के बीच पहले हाई टेंशन काफी हाई था। साइबर वॉरफेयर का भी एक नया चैप्टर था। दोनों मुल्कों ने अपने साइबर कैपेबिलिटीज को उसे करके मिलिट्री सिस्टम्स को टारगेट किया था। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिसेबल करने की कोशिश की गई थी और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया गया था। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि फरवरी 2025 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हेवी आर्टिलरी एक्सचेंजेस भी हुई थी, जिसमें सिविलियंस को भी बहुत नुकसान हुआ। ये सब चीजें इंडिकेट कर रही थी कि जंग अब ज्यादा लंबी और डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। आपको क्या लगता है, अगर ऐसे हाई इंटेंसिटी क्लैशेस होते हैं तो क्या वॉर का स्कोप और बढ़ सकता है? क्या ये मिलिट्री एस्केलेशन न्यूक्लियर वॉर तक जा सकती है? पार्ट 4, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट एंड ग्लोबल रिएक्शंस। जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, न्यूक्लियर थ्रेट
भी बढ़ रही थी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल्स को हाई अलर्ट पर रख दिया था। ये बहुत क्रिटिकल फेज था और दुनिया भर में इस पर डिस्कशंस हो रही थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस किस तरह था? यूनाइटेड नेशंस ने इमीडिएटली इमरजेंसी सेशंस बुलाए, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच इतनी हेट्रेड और मिसट्रस्ट थी कि उनके बीच किसी भी टाइप के पीस टॉक्स मुश्किल हो गए थे। रशिया, चाइना और यूएसए जैसे वर्ल्ड पावर्स ने बहुत प्रेशर डाला था दोनों मुल्कों पर कि वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिव ना करें, लेकिन अब ये डिसीजन सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के हाथ में था। क्या आपको लगता है कि ग्लोबल पावर्स को अपना रोल ज्यादा एक्टिव करना चाहिए था ताकि ये न्यूक्लियर एस्केलेशन रोक सकते? आपके ख्याल में इन वर्ल्ड पावर्स का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से सिचुएशन को और क्रिटिकल बना सकता था? पार्ट 5 आफ्टरमैथ एंड रिकवरी पोस्ट वॉर। जब वॉर का फेज खत्म होता है तो उसके बाद जो सिचुएशन होती है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है। इकोनॉमिक कोलैप्स के साथ रिकंस्ट्रक्शन के चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की इकोनॉमीज को बहुत नुकसान पहुंचता है। क्या आपने सोचा है कि अगर जंग होती है तो उसके बाद रिकवरी का प्रोसेस कितना मुश्किल होगा? 2025 के बाद दोनों मुल्कों को अपने इकोनॉमीज को रिकवर करने में बहुत वक्त लगेगा। इस जंग के बाद पूरी दुनिया को ये समझना होगा कि पीस और डिप्लोमेसी को फरोग देना जरूरी है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने आज काफी डिटेल में ये समझा कि 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो जंग हुई उसके क्या रीजंस थे, किस तरह से टेंशंस बढ़ी और किस तरह दुनिया ने रिएक्ट किया। आपको क्या लगता है, क्या जंग अवॉइड की जा सकती थी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।